हेलो दोस्तों, द नोशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में चाइना ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों का नाम बदलकर पुराने विवादों को नया रूप देने की कोशिश की है। इन जगहों के नाम चाइनीज और तिब्बतन भाषा में रखे गए हैं। चाइना के ऑफिशियल पेपर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन जगहों को लीगैलिटी यानी वैधता प्रोवाइड करने के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उनकी एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन को भी दर्ज किया गया है। इन इलाकों को अगर हम भारत के मैप में देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में फैले हैं। जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं, ये इलाके इसी रेड सर्कल में अलग अलग जगह पर स्थित हैं और इन इलाकों में 8 रेसिडेंशियल प्लेसेस, 4 माउंटेन्स, 2 रिवर्स और 1 माउंटेन पास शामिल है। चाइना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसके पहले भी चाइना ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदल दिए थे। चाइना का कहना है कि जिन इलाकों के नाम बदले गए हैं वो साउथ तिब्बत में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश भी साउथ तिब्बत का हिस्सा है, यानी चाइना का हिस्सा है। आइए चाइना और भारत के बीच झगड़े की वजह को समझते हैं। इंडिया और चाइना के बीच झगड़े की जड़ 1914 के शिमला कन्वेंशन को माना जा सकता है। यह कन्वेंशन मुख्य रूप से तिब्बत के स्टेटस यानी तिब्बत चाइना का हिस्सा है या स्वतंत्र है के साथ ही भारत और तिब्बत के बीच ट्रेड रिलेशन और बाउंड्री डिमार्केशन के बारे में था। लेकिन शिमला कन्वेंशन पे जाने से पहले आइए तिब्बत के बारे में थोड़ा जानते हैं। तिब्बत पहले एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टरेट स्टेट या वेसल था, यानी तिब्बत अपने अधिकांश आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र था, लेकिन यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था और चिंग डायनेस्टी के इनडायरेक्ट रूल में था। चिंग डायनेस्टी चाइना के इतिहास का आखिरी राजवंश था। चिंग डायनेस्टी के पतन के बाद 1913 में तिब्बत गवर्नमेंट ने चाइनीज फोर्सेस को तिब्बत से निकाल भगाया और अपने आप को आजाद घोषित कर लिया था। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत के इंडिपेंडेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और तिब्बत को चीन का ही हिस्सा बताता रहा। आइए वापस हम शिमला कन्वेंशन पर आते हैं। 1913-14 का शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में चाइना इस कन्वेंशन को छोड़कर चला गया और यह कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 3 जुलाई 1914 को साइन किया गया। चाइना ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं कि शिमला कन्वेंशन में ऐसे क्या प्रावधान थे कि चाइना उस पर सहमत नहीं हुआ और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। शिमला कन्वेंशन में 11 आर्टिकल्स थे और इन आर्टिकल्स में बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे तिब्बत को 2 भागों में विभाजित करके इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत बनाना, आउटर तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देना, इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत के बीच एक बाउंड्री बनाना जिसे ब्लू लाइन कहा जाएगा, आउटर तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बाउंड्री बनाना जिसे रेड लाइन या मैकमोहन लाइन कहा जाएगा। लेकिन चाइना को जिस प्रावधान से आपत्ति थी वो आर्टिकल 9 में था, जिसमें ब्लू लाइन की बात कही गई थी, यानी जिसमें तिब्बत को 2 भागों में विभाजित करने की बात कही गई थी। लेकिन आर्टिकल 9 में मैकमोहन लाइन का भी जिक्र था, जिससे चाइना को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे केवल ब्लू लाइन से ही परेशानी थी, जिसके कारण उसने शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया। इस बात की पुष्टि फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट RS काल्हा ने किया। एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 13 जून 1914 को चाइना ने एक नया प्रपोजल तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था, जिसमें इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत को लेकर बात कही गई थी, लेकिन इसमें मैकमोहन लाइन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसी तरह 5 साल बाद 30 मई 1919 को चाइना ने एक नया प्रपोजल तैयार किया और शिमला कन्वेंशन में मॉडिफिकेशन की बात कही। इस बार भी चाइना ने केवल इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत के बारे में और इनर तिब्बत और चाइना के बारे में जिक्र किया था। इसमें भी मैकमोहन लाइन के बारे में कोई बात नहीं थी। 1921-22 में चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने चाइना ईयर बुक पब्लिश किया। इसके अंदर एंग्लो चाइनीज नेगोशिएशंस ओवर तिब्बत पब्लिश किया गया, जो कि चाइनीज ऑफिशियल वर्जन था। इसमें भी मैकमोहन लाइन का कोई जिक्र नहीं था। 1914 के शिमला कन्वेंशन से लेकर 23 जनवरी 1959 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी दस्तावेज में मैकमोहन लाइन को चैलेंज नहीं किया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या बात हुई कि चाइना मैकमोहन लाइन को लेकर इतना एग्रेसिव हो गया कि जिसका परिणाम आगे चलकर
इंडो चाइना वॉर के रूप में हुआ। एक लंबे गृहयुद्ध के बाद अक्टूबर 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थापित किया। पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापित होते ही माओ ने यह सोचना शुरू कर दिया कि तिब्बत को कैसे क्लेम किया जाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी पुरानी केएमटी गवर्नमेंट की तरह ही तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानती थी। 23 मई 1951 को तिब्बत चाइना के दबाव में आके चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है और इस प्रकार तिब्बत पर चीन का कब्जा हो जाता है। यानी पहले जो बाउंड्री इंडिया और तिब्बत के बीच कही जाती थी, अब उसे बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना कहा जाने लगा। 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट में इंडिया और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के बीच ट्रेड एंड इंटरकोर्स का जिक्र किया गया था। यानी इस एग्रीमेंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया था। इस एग्रीमेंट में भी तिब्बत रीजन ऑफ चाइना और इंडिया के बीच बाउंड्री यानी मैकमोहन लाइन का कोई जिक्र नहीं किया गया था और इसी बात का फायदा चाइना आगे चलकर उठा रहा है। 1950 में चाइना एक रोड बनाता है जो जिनजियांग और वेस्टर्न तिब्बत को कनेक्ट करती थी, लेकिन इस रोड का 179 किलोमीटर अक्साई चीन के अंदर भी था, जो कि भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। 2 सितंबर 1957 को चाइना एक मैप पब्लिश करता है जिसमें वो इस रोड को दर्शाता है। तब कहीं जाकर 8 साल बाद भारत को ये पता चलता है कि चाइना ने उसके क्षेत्र में एक रोड बना ली है। इस बात की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार 2 टीम को लद्दाख भेजती है और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो 18 अक्टूबर 1958 को इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी चाइनीज एम्बेसडर को एक शिकायत पत्र लिखते हैं कि यह बहुत ही आश्चर्य की और दुख की बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बिना भारत की आज्ञा लिए इंडियन टेरिटरी में एक रोड बना ली है। लेकिन इस लेटर का चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के पीएम को एक लेटर लिखा और इस लेटर में वो लिखते हैं कि भारत और चाइना के बीच बाउंड्री का डिमार्केशन, जिसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर चाइना ने तिब्बत और जो पार्ट भारत में है उसमें बिना भारत की आज्ञा के रोड कैसे बना ली। और इसके साथ ही उसने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश, जो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, और भूटान के कुछ हिस्सों को चाइना का हिस्सा क्यों बताया है। इस बात का जवाब चाइना के पीएम जाओ एनलाई ने 23 जनवरी 1959 को एक पत्र इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू को लिख कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, क्योंकि एक तो तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, इसलिए तिब्बत को यह अधिकार नहीं वो बिना चाइना की मर्जी के किसी एग्रीमेंट पे साइन करे। दूसरा, ये समझौता चाइना के पीठ पीछे हुआ है, इसलिए चाइना इस समझौते को वैध नहीं मानता है। और इस प्रकार मैकमोहन लाइन का विवाद पहली बार 1959 से शुरू हुआ और आगे चलकर इसका परिणाम 1962 और 1967 के इंडो चाइना वॉर के रूप में हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों है और क्या कारण है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरुणाचल प्रदेश 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नीफा के नाम से जाना जाता था और यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। यह नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को लेकर है, क्योंकि तवांग जिला भूटान और तिब्बत से सटा हुआ है। यह जिला चाइना को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्ट्रेटेजिक एंट्री प्रोवाइड करा सकता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगर चाइना तवांग पे कब्जा करने में सफल हो जाता है तो वह आसानी से भूटान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा यह कि अगर चाइना तवांग पर अधिकार कर लेता है तो आसानी से ईस्टर्न भूटान से होकर सिलीगुड़ी या चिकन नेक कॉरिडोर के नजदीक पहुंच जाएगा और यह कॉरिडोर चाइना के आर्टिलरी रेंज के अंदर आ जाएगा। इसका फायदा चाइना भविष्य में उस कॉरिडोर को ब्लॉक करने के लिए उठा सकता है
और नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से अलग कर सकता है। दूसरा, चाइना को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भविष्य में कभी चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अरुणाचल प्रदेश सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इंडिया के लिए चाइना पर अटैक करने का। अरुणाचल प्रदेश इंडिया को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस तैनात करने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा, जो कि चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। जब दलाई लामा 1959 में तिब्बत से इंडिया में असाइलम यानी कि शरण लेने के लिए आए थे तो वो तवांग होकर ही आए थे और तवांग मोनेस्ट्री में कुछ दिन तक रुके भी थे और इसके बाद भी उन्होंने कई बार अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी किया, जिसे लेकर चाइना इंडिया से बहुत नाराज रहा है, क्योंकि चाइना को लगता है कि दलाई लामा गुप्त रूप से अखिल तिब्बत आंदोलन चला रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित हो रही है। आइए जानते हैं कि चाइना तवांग को तिब्बत का हिस्सा क्यों बताता है। चाइना अपने क्लेम का आधार यह बताता है कि अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री का तिब्बत की ल्हासा मोनेस्ट्री के साथ ऐतिहासिक संबंध है और चूंकि तिब्बत रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है, इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा हुआ। चाइना यह भी कहता है कि छठवें दलाई लामा संग्योंग ग्यात्सो का जन्म तवांग में ही हुआ था, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है जो टेरिटरी ऑफ चाइना के अंदर आता है। चाइना की पॉलिसी शुरुआत से ही विस्तारवादी रही है, चाहे वो चिंग डायनेस्टी हो, केएमटी हो या माओ जेदांग हो या फिर आज के जिनपिंग हो। इन सभी नेताओं ने चाइना की विस्तारवादी नीति को बढ़ाया है, जिसकी वजह से चाइना हमेशा किसी न किसी एरिया पर अपना क्लेम करता रहा है और आज भी कर रहा है। चाइना की यही पॉलिसी शिमला कन्वेंशन 1914 में भी देखने को मिलती है कि कैसे चाइना तिब्बत को अपने अधिकार में लाने के लिए इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है और अंत में तिब्बत के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करके तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसी विस्तारवादी नीति के कारण आज चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ एरिया पर अपना क्लेम कर रहा है, जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच शांति वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। आइए जानते हैं कि इंडिया को चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ क्या मेजर लेने चाहिए। सबसे पहले इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अच्छा डिफेंस व्यवस्था तैनात करना चाहिए, जो कि इंडिया ने किया भी है। मौजूदा सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कई कठोर कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसके साथ इंडिया को अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क डेवलप करना चाहिए, जिससे अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड फील कर सकें और किसी के बहकावे में नहीं आए।